I am Abdul Qadir, your physics teacher. I welcome you on your own YouTube channel, AK Physics. Today we will discuss the next topic, and that is the AC circuit containing only capacitor. इससे पहले की वीडियो आपने देखी होगी, उस वीडियो के अंदर हमने देखा कि जब एसी सर्किट के अंदर सिर्फ रेजिस्टेंस होता है तो उस केस में फेज डिफरेंस कितना बनता है इन बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज. तो इन केस ऑफ ओनली रेजिस्टेंस द फेज डिफरेंस इन बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इज ऑलवेज जीरो, और इन केस ऑफ इंडक्टर द फेज डिफरेंस इन बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इज 90 डिग्री. ठीक है, आज हम देखते हैं कैपेसिटर के केस. कैपेसिटर में क्या, तो इससे पहले जो हमने किया था इंडक्टर का केस, उसमें फेज डिफरेंस आया था हमारे पास π/2 का. साथ में ये भी आया था कि जो ईएमएफ है वो लीड करेगी और करंट जो है वो लैग्स बिहाइंड रहेगा. ठीक है, सो आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो. इसको स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो नई वीडियो आए वो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए. ओके, तो जो पिछले वाली वीडियो है जिसमें हमने रेजिस्टेंस और इंडक्टर का जिक्र किया है वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी भाई. ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. चलो अब चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एसी कंटेन्स ओनली कैपेसिटर. तो पहले थोड़ा सा कैपेसिटर के बारे में बात कर लेते हैं भाई. कैपेसिटर एसी और कैपेसिटर डीसी दोनों करंट के साथ अलग अलग बिहेवियर रखता है भाई. ठीक है, पहले मैं फर्स्ट केस करते हैं कैपेसिटर विद एसी. कैपेसिटर एसी के साथ, पहले डीसी का कर लेते हैं. डीसी के साथ किस तरीके का बिहेव करता है. ठीक है, कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए डीसी सोर्स. तो उस केस में क्या होगा, लाइक दैट कि मान लो ये कैपेसिटर मेरे पास है और इस तरीके से एक बैटरी इसके साथ मैंने ज्वाइन कर ली. ठीक है, बैटरी मींस डीसी सोर्स अलॉन्ग विद ए, ओके, यहां पे की मैंने यहां ज्वाइन कर दी. राइट, ये हो गया कैपेसिटर हैविंग द कैपेसिटेंस. ये हो गया आपके पास कोई बैटरी हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस भी. राइट, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया. अब क्या होगा कि ये जो बैटरी है ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना शुरू कर देगी. इस प्लेट से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, इधर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, नॉट डायरेक्शन ऑफ करंट, मैं इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन की बात कर रहा हूं. ठीक है, तो इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे. जिस प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे वो प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होनी स्टार्ट हो जाती है, और दूसरी साइड ये जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा और बाहर निकल के इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा. ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट करंट, ध्यान रखें. तो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पहुंच जाएंगे. जो प्लेट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी. धीरे धीरे क्या होगा, ये प्लेट्स जो है वो धीरे धीरे चार्ज होती हुई जा रही है. ठीक है, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है. राइट, एक सिचुएशन ऐसी जनरेट हो जाएगी जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी बिकम्स कांस्टेंट या बिकम्स सेम, इक्वल. जब ये पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एज वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू Q/C, है ना. तो यहां से हमारे पास इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा. लेकिन जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा देयर विल बी नो फ्लो ऑफ द चार्ज फ्लो नहीं करेगा. अगर चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो यहां सर्किट में करंट भी नहीं होगा. इफ वी अप्लाई एन एमीटर इन दिस सर्किट देन वी गेट ए मोमेंटरी डिफ्लेक्शन. हमें उसमें एमीटर में मोमेंटरी डिफ्लेक्शन मिलेगा. क्यों मिलेगा, क्योंकि इनिशियली इस सर्किट में से चार्ज वो फ्लो हो रहा है, यानी कि करंट है. लेकिन कुछ टाइम के बाद करंट बंद हो जाएगा. क्यों बंद हुआ, क्योंकि कुछ टाइम के बाद कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा और पोटेंशियल बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड पोटेंशियल ऑफ द बैटरी बिकम्स कांस्टेंट, बिकम्स सेम. दोनों बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. और जैसे ये दोनों इक्वल होंगे उसी केस में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना बंद कर देंगे और सर्किट में से करंट बंद हो जाएगा. एंड दैट्स व्हाई वी कैन से कि कैपेसिटर ब्लॉक डीसी. कैपेसिटर जो है वो डीसी को ब्लॉक कर देता है. ठीक है, अगर हम इस कैपेसिटर के साथ एक रेजिस्टेंस ज्वाइन कर देते हैं, क्या करें, इस कैपेसिटर के साथ एक रेजिस्टेंस मैंने यहां ज्वाइन कर दिया. मान लो ये रेजिस्टेंस हो गया भाई, लाइक दिस इज द रेजिस्टेंस. कैपेसिटर के साथ एक रेजिस्टेंस मैंने ज्वाइन कर दिया R. अब क्या होगा, अब देखो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप इसकी हो जाएगी. ठीक है, सो इट विल टेक, कैपेसिटर टेक सम टाइम टू चार्ज इटसेल्फ. जो कैपेसिटर है वो खुद को चार्ज करने के लिए अब थोड़ा सा टाइम लेगा. अब थोड़ा ज्यादा टाइम यहां पे लग जाएगा कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए.
ठीक है। यहां पे एक टर्म आएगी टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस आरसी सर्किट। आरसी सर्किट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दो ही चीजें हैं, इसलिए मैंने इसे आरसी सर्किट का। द टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस आरसी सर्किट, टाइम कांस्टेंट of this RC circuit is represented is known as, उसको डिफाइन अगर हमें करना पड़ जाए तो हम किस तरीके से डिफाइन उसे कर सकते हैं, तो उसकी डेफिनेशन हमारे पास है कि टाइम कांस्टेंट इज द टाइम इन विच द कैपेसिटर इज चार्ज्ड टू 0.632 times of the total or the maximum charge stored in the capacitor. If we draw the graph between the charge on the capacitor and the time taken to charge this capacitor, तो we get a graph like that. हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ है वो मिल जाएगा, ठीक है। एंड ग्राफ दिस मस्ट बी एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ग्राफ कैसा है, एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ हमारे पास मिल जाता है। यहां आपको मिल जाएगा भाई आरसी, आरसी मतलब द टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट, ठीक है। ये क्या है, टाइम कांस्टेंट, ठीक है। इस टाइम कांस्टेंट यहां पे मैं ले रहा हूं टाइम और यहां पर हम ले रहे हैं चार्ज। इस टाइम कांस्टेंट के ऊपर यहां जो चार्ज होगा, दिस चार्ज मस्ट बी इक्वल टू 0.632 क्यू नॉट, where Q naught be the maximum charge in the capacitor। जो कैपेसिटर में मैक्सिमम चार्ज आ सकता है ना वो है। तो ये बनता है यहाँ पे टाइम कांस्टेंट ऑफ ए कैपेसिटर। अब आपसे कोई ये पूछे कि हाउ द कैपेसिटर इज चार्ज, या फिर ग्राफ की शेप बताओ, किस टाइप का ग्राफ बनेगा बिटवीन द चार्ज एंड टाइम व्हेन ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू डीसी सोर्स अलोंग विद द रेजिस्टेंस, तो हम ये ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो ये था भाई हमारे पास कैपेसिटर व्हेन इट इज कनेक्टेड विद द डीसी। अगर भाई इसको एसी के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, अगर इसे एसी के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है, सपोज कर लो यहां अब डीसी नहीं है, यहां मैं एसी कनेक्ट कर रहा हूं, एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अब देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट के साथ इसका बिहेवियर क्या है। अगर किसी कैपेसिटर को अल्टरनेटिंग करंट के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं तो उस केस में क्या होता है भाई, यहां पे देखो अल्टरनेटिंग करंट का तो हमें पता है कि एक बार करंट पॉजिटिव हाफ में होगा तो दूसरी बार नेगेटिव हाफ में जाएगा ना। तो एक पॉजिटिव हाफ इसको चार्ज करेगा, फिर ये क्या होगा, अपने आप डिस्चार्ज भी हो जाएगा, राइट। फिर से चार्ज होगा, फिर से डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर से चार्ज होगा, फिर से डिस्चार्ज होगा। इट मींस कैपेसिटर फुल्ली चार्ज कभी होगा ही नहीं। और अगर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं होगा तो इस सर्किट में करंट हमेशा चलता ही रहेगा, डीसी की तरह ब्लॉक नहीं होगा, ठीक है। तो जब हम एसी को कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर के साथ तो ये कैपेसिटर इस एसी को कंटिन्यूअसली सर्किट में फ्लो करवाएगा, लेकिन डीसी को ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, ओके। अब देखते हैं भाई फेज डिफरेंस के बारे में कि अगर एसी सर्किट के अंदर कैपेसिटर को ज्वाइन कर दिया जाए तो व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज, इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा। तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक कैपेसिटर हमारे पास है एंड दैट कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद ए वेरी गुड एसी सर्किट, लाइक दिस इज ए कैपेसिटर एंड दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद ए एसी सोर्स लाइक दिस, ठीक है। एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t द एसी सोर्स हैविंग द ईएमएफ, कितना है ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा t। At any instant of time t, the EMF या potential of the AC source is this, इतना है, ठीक है। एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा t या E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा t, इतना यहाँ पे EMF है at any instant of time t। Let C be the capacitance of this capacitor and Q be the charge given to it. At any instant Q be the charge given to it, ठीक है। किसी इंस्टेंट के ऊपर Q इसे चार्ज मिल रहा है और C इसकी कैपेसिटेंस है। एट दैट इंस्टेंट द पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर इज कितना होगा, पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर इज इक्वल टू, एज यू नो दैट V इज इक्वल टू Q बाय C, होता है ये फॉर्मूला, V is equal to Q by C। इतना पोटेंशियल यहाँ पे होगा उस कैपेसिटर में एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम एंड एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम t द EMF is this, potential of the battery or potential of the source is this,
ठीक है, सोर्स का ईएमएफ ये है और इतना ही पोटेंशियल ड्रॉप इस कैपेसिटर का होगा। एट द सेम इंस्टेंट जितना हम पोटेंशियल देंगे वो सारा पोटेंशियल कहां जाएगा, कैपेसिटर के पास ही तो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर के अलावा कोई रेजिस्टेंस तो यहां है नहीं, यानी कि पोटेंशियल को डिवाइड करने का अनदर कंपोनेंट तो कोई है ही नहीं। ठीक है, तो जितना पोटेंशियल यहां होगा वही पोटेंशियल इस कैपेसिटर के पास भी पहुंचेगा एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, दैट्स व्हाई हमने कह दिया कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू V। V स्टैंड फॉर पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर एंड एप्सिलॉन रिप्रेजेंट्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ दिस अल्टरनेटिंग सोर्स। ओके, तो E की जगह वैल्यू रखा हमने इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा t और Q की जगह V की जगह वैल्यू रखा Q बाय C। फाइंड द वैल्यू ऑफ Q की वैल्यू आपके पास आ जाएगी दैट Q चार्ज इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट C इनटू साइन ओमेगा t। दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज एट एनी इंस्टेंट t इन द कैपेसिटर। ठीक है, नाउ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट की वैल्यू निकालनी है। तो करंट के लिए क्या करें, डिफरेंशिएट कर देते हैं इसे। हमने इसे डिफरेंशिएट कर दिया, जब इसे डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास dq डिवाइड बाय dt, dq डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू, इधर से भी कर दो भाई डिफरेंशिएशन d बाय dt ऑफ एप्सिलॉन नॉट c sin ओमेगा t। ओके, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, c कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा। डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका करना पड़ेगा, साइन का डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा। तो आपके पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट c इनटू साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन आपके पास बन जाएगा भाई cos ओमेगा t। एंगल का करोगे तो ओमेगा और आ जाएगा, ओमेगा यहां मल्टीप्लाई और कर देते हैं भाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास डिफरेंशिएशन के बाद की टर्म। इधर से dq बाय dt क्या बनता है, करंट I बनता है। तो आपके पास टर्म आ गया कि I इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट c ओमेगा इनटू cos ओमेगा t। इस टर्म को हम नाम दे देते हैं मैक्सिमम करंट और पीक वैल्यू ऑफ द करंट और द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट, दैट इज I नॉट। इस टर्म को मैंने नाम दे दिया I नॉट। तो ये आ जाएगा I इज इक्वल टू I नॉट cos ओमेगा t, वेयर मैंने कहा कि I नॉट किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय c ओमेगा, और दिस कैन रिटन एज एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय c ओमेगा। देख सकते हैं इस तरीके से, है ना, ऊपर मल्टीप्लाई में तो है, हमने डिवाइड में करके उसे रेशियो में रख दिया, राइट। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, ये बन जाएगा आपके पास I नॉट। अब इसको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्यों किया और ये क्या है, किस तरीके से हमने किया है, ये हम इसको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करेंगे। वापिस चलता हूं मैं इसी टर्म के ऊपर, ये आया आपके पास I इज इक्वल टू I नॉट cos ओमेगा t, ये आ गया। अब देखो हमें इन दोनों का फेज जो है वो मैच करना है, ठीक है, हमें तो फेज डिफरेंस चाहिए और उसके लिए जरूरी है कि दोनों साइन के फंक्शन होने चाहिए। लेकिन ये किसका फंक्शन बन गया, कोस का, तो पहले इसे साइन का फंक्शन बना। अब कोस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 कह सकते हैं भाई, एक फॉर्मूला बनता है ना आपके पास, दैट कोस थीटा इज इक्वल टू साइन ओमेगा साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, बनता है ये फॉर्मूला भाई, कोस थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये फॉर्मूला आपके पास बनता है। तो ये फॉर्मूला आप यहां अप्लाई करो, यहां अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू I नॉट हियर इज साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। ठीक है, थीटा की जगह वैल्यू रख देता हूं मैं, ओमेगा टी है तो ओमेगा टी ही रख देता हूं, ओमेगा टी। ठीक है, इसको थोड़ा सा इंटरचेंज कर देते हैं, पाई बाय 2 प्लस कर दो ओमेगा टी या ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 कर दो, दोनों एक ही जैसे होते हैं। तो यहां इसको थोड़ा सा इंटरचेंज कर देते हैं, ये आ जाएगा आपके पास करंट I इज इक्वल टू I नॉट हियर इज साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 एंड ईएमएफ क्या था, ईएमएफ आपके पास ये था फॉर्मूला साइन ओमेगा, है ना, ये दोनों, इनको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब देखो इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब मैच करोगे तो यहां से आप देखोगे कि दोनों के बीच में एक फेज डिफरेंस हमें मिल रहा है। फेज डिफरेंस कहां से आएगा, फेज डिफरेंस आएगा भाई इन दोनों के एंगल के डिफरेंस से आ जाएगा। अब दोनों का एंगल देखो, एक में तो एंगल बन रहा है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, एक में एंगल बन रहा है ओमेगा टी, दोनों अलग अलग हो गए, दोनों में कितना डिफरेंस है, अब डिफरेंस देखोगे तो पाई बाय 2 का डिफरेंस
है ना। तो फेज डिफरेंस कितना होगा, द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इन केस ऑफ कैपेसिटर ओनली इज 90 डिग्री, राइट। 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आ गया। अब कौन सा लीड कर रहा है और कौन सा लैग्स बिहाइंड है, कौन सा आगे चल रहा है, कौन सा पीछे चल रहा है। अब जिसका एंगल बड़ा होगा वो आगे होगा। बड़ा एंगल किसका है, करंट का, तो हम कहते हैं करंट लीड, ठीक है। करंट लीड्स द ईएमएफ बाय ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2, राइट। और ईएमएफ की टर्म में अगर बोलना चाहे तो हम ये भी कह सकते हैं कि ईएमएफ लैग्स बिहाइंड द करंट बाय ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2, राइट। तो ये हमारे पास बनता है भाई फेज डिफरेंस। अब आता है हमारे पास फेजर डायग्राम, कि डायग्राम किस तरीके से बना है। इसका फेजर डायग्राम अगर हमें बनाना पड़ता है तो हम इसका फेजर डायग्राम इजीली बना सकते हैं, साथ में ग्राफ भी बना सकते हैं। अगर कोई आपसे कहे कि ड्रॉ द ग्राफ फॉर द करंट एंड वोल्टेज आल्सो, करंट और वोल्टेज दोनों के लिए ग्राफ वो ड्रॉ हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम करते हैं भाई फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम क्या है, हमने इस तरीके से बना लिया, ठीक है। पहले हमने ड्रॉ कर दिया ईएमएफ को। ईएमएफ आपके पास हो गया भाई ये, राइट। ईएमएफ हो गया आपके पास ये। ईएमएफ कितना एंगल बना रहा है विद द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है भाई ओमेगा टी का। तो ये एंगल बन जाएगा ओमेगा टी, और ये रिप्रेजेंट यहां से और यहां तक की जो लेंथ होगी, ये लेंथ रिप्रेजेंट करेगी एप्सिलॉन नॉट का। अगर प्रोजेक्शन हम कॉल करते हैं ऑन द वाई एक्सिस, तो दैट प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ, ठीक है। चलिए अब करंट को ड्रॉ कर दो। करंट रोटेटिंग वेक्टर है और करंट जो है वो ईएमएफ के साथ 90 का एंगल बना रहा है ना, क्योंकि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस बन रहा है 90 डिग्री का। तो ईएमएफ के साथ करंट जो है वो 90 का एंगल बना रहा है और 90 के एंगल से आगे भी चल रहा है, इसलिए जो 90 का एंगल बनेगा वो यहां बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा आपके पास करंट, ठीक है। आई नॉट यहां से और यहां तक ये एंगल बनेगा आपके पास पाई बाय 2। कंप्लीट एंगल जो बनेगा, कंप्लीट एंगल, ये एंगल बन जाएगा ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ओके, दिस इज द फेजर डायग्राम फॉर द कैपेसिटर, ठीक है भाई। इसमें देखो करंट और वोल्टेज दोनों के बीच में एंगल हमें पता चल रहा है, दोनों के बीच में एंगल बन रहा है पाई बाय 2 का, ये एंगल बन रहा है ओमेगा टी का, ये एंगल बना रहा है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 का। ओके, अगर ग्राफ ड्रॉ करना पड़ जाए तो हम ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम इस तरीके से ले लेते हैं। पहला मैं ईएमएफ के लिए करा, ईएमएफ के लिए अगर देखो थीटा यानी कि एंगल ओमेगा टी 0 होता है तो ये वैल्यू आएगी 0। अगर ओमेगा टी पाई बाय 2 होता है तो मैक्सिमम वैल्यू, ओमेगा पाई होता है ओमेगा टी पाई के बराबर तो 0 वैल्यू आ जाएगी। और इस तरीके से वैल्यू अगर हम रखते जाएं तो हमें कुछ इस टाइप का ग्राफ है वो मिल जाएगा, बन जाएगा। यहाँ 0 एंगल होगा, यहाँ पाई बाय 2 एंगल होगा, यहाँ पर पाई एंगल होगा, यहाँ 3 पाई बाय 2 होगा और यहाँ पर 2 पाई होगा ना। ऐसा ही अगर करंट की मैं बात करता हूं, देखो चाहे यहां से कर लो चाहे यहां से कर लो, दोनों एक ही चीज, यहां से कर सकते हो इस जगह से या इस जगह से कर लो, यहां से कर लो। कोस अगर 0 की वैल्यू रखते हैं, ओमेगा टी की जगह 0 रखते हैं, तो कोस 0 1 के बराबर होगा, प्लस 1 के बराबर, तो ग्राफ आपका यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। क्योंकि करंट की वैल्यू ईएमएफ के कंपैरिजन में कम होती है, करंट का जो एम्पलीट्यूड है वो कम होगा एज कंपेयर टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द ईएमएफ। तो ग्राफ को थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट करेंगे और इसको यहां पे लेके आ जाएंगे, क्योंकि पाई बाय 2 एंगल पे 0 वैल्यू हमें मिलेगी। क्योंकि अगर यहां पाई बाय 2 रखते हैं तो कोस पाई बाय 2 0 होगा, करंट की वैल्यू क्या आनी है 0, ये 0 बन गया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इस तरीके से ग्राफ है वो चलेगा, ठीक है। करंट का एम्पलीट्यूड थोड़ा कम रखना एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ के कंपैरिजन में, क्योंकि ईएमएफ का जो एम्पलीट्यूड है वो हमेशा बड़ा होता है और करंट का कम होता है, क्योंकि एज वी नो दैट I इज इक्वल टू ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, यानी कि ईएमएफ पे डिवाइड करना पड़ेगा रेजिस्टेंस, तब जाके हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। इसलिए एम्पलीट्यूड थोड़ा कम होता है भाई ईएमएफ के कंपैरिजन में। ओके, तो ये बनता है भाई ग्राफ इसका, ये बनता है फेजर डायग्राम। और यहां से हमें ये भी पता चल गया कि फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इज 90 डिग्री एंड विच वन लीड द करंट लीड द ईएमएफ बाय ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2। ओके, अब देखो तीनों चीजें हमने पढ़ी है। रेजिस्टेंस में कोई फेज डिफरेंस नहीं, इंडक्टर में ईएमएफ लीड करता है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है। ओके, फेज डिफरेंस दोनों ही केस में पाई बाय 2 का है, रेजिस्टेंस के केस में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यहां तक
तीनों चीजें याद रहेंगी। इन तीनों का कंक्लूजन जो आगे हम बहुत बार यूज करेंगे, क्या कि कौन सा लीड कर रहा है, कितना फेज डिफरेंस है। ठीक है, चलो तो ये था भाई हमारे पास कैपेसिटर। अब देखो एक चीज रह गया, मैंने कहा था मैं इसे बाद में एक्सप्लेन करूंगा, वो क्या था, वो हमने आई नोट की वैल्यू रखी थी ना, आई नोट की वैल्यू क्या रखा था, आई नोट किसके बराबर बोला था, दैट आई नोट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट सी ओमेगा, इसके बराबर हमने कहा था ना भाई, जब हमने सॉल्व कर रहे थे तो आई नोट की वैल्यू इसी के बराबर कहा था हमने, और मैंने कहा था कि इसको मैं थोड़ा लेटर एक्सप्लेन करूंगा, लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो आपके पास ये क्रम आ रही थी, आई नोट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 1 बाय सी ओमेगा, ये वैल्यू हमारे पास बन जाती है। ठीक है, अब देखो इसे ओम्स लॉ के साथ थोड़ा कंपेयर करके देखते हैं। ये क्या हुआ, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस होना चाहिए क्योंकि ये करंट है, ठीक है, ये वोल्टेज है, ये भी ठीक है, ये फिर रेजिस्टेंस होना चाहिए, है ना। बट दिस इज नॉट ए रेजिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंस। क्या नाम दिया गया इसे, रिएक्टेंस का नाम दिया गया। और कौन सी रिएक्टेंस होगी, पिछले में पढ़ी थी, पिछले आर्टिकल के अंदर इंडक्टर के केस में जो रिएक्टेंस आई थी उसका नाम दिया था इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो अब इसका क्या नाम देंगे, इसका नाम दे देंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, क्या नाम दे देंगे इसे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय XC। इंडक्टर के केस में था पिछली बार, इंडक्टर के केस में उसे रिप्रेजेंट करते हैं XL से, और इंडक्टर के केस में XL की वैल्यू आपके पास आई थी L ओमेगा, और यहां XC की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन C ओमेगा। एप्सिलॉन नॉट के नीचे जो भी है वो एज इट इज लिखा, वो क्या बन जाएगी, रिएक्टेंस बन जाएगी। दिस इज नोन एज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जस्ट बिहेव लाइक ए रेजिस्टेंस, किसकी तरह बिहेव करता है, एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, बट दिस इज नॉट ए रेजिस्टेंस, दिस इज ए रिएक्टेंस। ठीक है, देयर इज ए लार्ज डिफरेंस बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस सभी के लिए एप्लीकेबल है भाई, रेजिस्टेंस एसी हो डीसी हो दोनों करंट के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन ये चीज एप्लीकेबल नहीं है, ये किसी एक को तो पास कर देती है, दूसरे को ब्लॉक कर जाती है, इसलिए रेजिस्टेंस की कैटेगरी में नहीं आता, बट इट बिहेव लाइक ए रेजिस्टेंस फॉर ए पर्टिकुलर करंट। ठीक है, जैसे हमने पिछले में पढ़ा था किसका, XL की बात कर रहा हूं मैं, हमने L ओमेगा की बात की थी, हमने इसका केस पढ़ा था, AC के लिए इसको अलग से देखा था, DC के लिए इसे अलग से देखा था। हमने देखा था कि ये AC को तो ब्लॉक कर रहा है, DC को क्या कर रहा है, पास कर रहा है, DC को क्या कर रहा था, पास कर रहा है। अगर रेजिस्टेंस है तो दोनों के लिए बराबर होना था ना, बट दिस इज नॉट ए रेजिस्टेंस। ठीक है, इसलिए इसको रेजिस्टेंस से थोड़ा सा अलग कैटेगरी में रखा गया और इसको नाम दिया गया रिएक्टेंस का। ठीक है, बट इट बिहेव लाइक ए रेजिस्टेंस फॉर ए पर्टिकुलर करंट। ये AC के लिए रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, लेकिन DC के लिए नहीं करेगा ये। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं L ओमेगा की, XL की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये चीज थी भाई, राइट। इसकी अगर ऐसा यूनिट देखोगे, ऐसा यूनिट ऑफ दिस कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो ऐसा यूनिट आपको ओम ही मिलेगी। ऐसा यूनिट क्या मिलेगी इसकी, ओम। ठीक है, राइट। चलिए, अब ये हमारे पास था भाई XC। ठीक है, इसका केस देख लेते हैं, स्पेशल केसेस की। स्पेशल केस इसका पहला है XC। कैपेसिटर के लिए तो AC के लिए कैसा बिहेव करेगा और DC के लिए कैसा बिहेव करेगा। ठीक है, दोनों चीजें देखते हैं। पहला मैं ले लेता हूं DC। एज यू नो दैट डायरेक्ट करंट के अंदर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। ठीक है, फ्रीक्वेंसी फॉर द डायरेक्ट करंट इज 0। अब ये वैल्यू रखो यहां, XC की वैल्यू मैंने बताई 1 अपॉन C ओमेगा। ओमेगा हमने कल डिस्कस किया था, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। यहां रख सकते हैं वैल्यू, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन C इंटू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है यहां तक, वेरी गुड। अब देखो फ्रीक्वेंसी 0 है DC के लिए, DC के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0, तो ये नीचे वाला टर्म डिनोमिनेटर 0 हो गया, समथिंग अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0, इंफिनिटी। वेरी गुड, समथिंग बाय 0 इंफिनिटी, यानी कि XC की जो वैल्यू है वो आ जाएगी इंफिनिटी। किसके लिए, DC के लिए। दैट्स व्हाई DC ब्लॉक द, दैट्स व्हाई कैपेसिटर ब्लॉक द DC। और यही रीजन है कि कैपेसिटर DC को पास नहीं करता। हालांकि एक मोमेंटरी डिफ्लेक्शन को शो करता है, लेकिन वो क्यों करता है वो मैंने पहले बता दिया था। ठीक है, कैपेसिटर एक मतलबी डिवाइस है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है DC के केस में। ठीक है,
कैसे कैसे मतलब ही हो गया, मतलब इस तरीके से हो गया कि उसने डीसी को पास नहीं करना था, अपने अंदर से पास नहीं करना था, लेकिन डीसी का यूज कर गया, वो फायदा उठा गया डीसी का। क्या फायदा उठाया? वो खुद को चार्ज कर गया। जैसे वो खुद चार्ज हो जाता है वो डीसी को ब्लॉक कर देता, आगे चलने नहीं देगा डीसी को, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं डीसी जो कैपेसिटर बिहेव लाइक ए मतलबी दोस्त, है ना, कि जरूरत पड़ने पे तो यूज कर लेगा, काम कर लेगा, ना तो भगाओ लात मारो, ऐसा ही है अपना कैपेसिटर, ऐसा ही है। तो क्या होगा, ये डीसी को हमेशा ब्लॉक करता है भाई, ठीक है। इट यूज द डीसी फॉर चार्जिंग इटसेल्फ। चलो ये तो हो गया डीसी के लिए। अगर बात करते हैं भाई एसी की, तो एसी के लिए क्या होगा, सेकंड केस बनता है। एसी के लिए क्या होगा, एसी के लिए कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी तो हमें मिलेगी, और फ्रीक्वेंसी अगर होगी तो एक्ससी की वैल्यू भी आपके पास होगी। जहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वहां एक्ससी की वैल्यू कम हो जाएगी, जहां फ्रीक्वेंसी कम होगी वहां एक्ससी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से ये पता चल जाएगा कि फॉर द एसी एक्ससी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। जहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी एक्ससी की वैल्यू कम हो जाएगी। ओके, तो ये था भाई हमारे पास एक्ससी। अब कोई आपसे कहे कि ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन एक्ससी एंड फ्रीक्वेंसी फॉर द एसी। एसी के लिए आप इसको ग्राफ ड्रॉ करो, तो इसका ग्राफ आपके पास इस तरीके से आ जाएगा भाई, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। अगर फ्रीक्वेंसी 0 के बराबर होगी तो ये क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, है ना। और अगर फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी होगी तो एक्ससी की वैल्यू क्या होगी, 0। तो इधर मैं ले लेता हूं भाई फ्रीक्वेंसी, इधर मैंने ले लिया एक्ससी। द ग्राफ इज लाइक दैट। दोनों साइड से पैरेलल करके छोड़ देंगे भाई, टच नहीं करना है, ना इधर टच करना है ना इधर टच करना है, दोनों साइड से पैरेलल करके छोड़ देंगे, ठीक है। तो इस टाइप का ग्राफ हमारे पास बन जाएगा फॉर द फ्रीक्वेंसी, फॉर द इन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, तो ये था भाई हमारे पास कैपेसिटर के लिए। अब देखो इस वीडियो के अंदर हमने तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया। स्टार्टिंग में अगर आपको रेजिस्टेंस और इंडक्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्रीवियस वीडियो में जाइएगा, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के केस में हमने देखा कि देयर विल बी नो फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज। इंडक्टर के केस में हमने देखा कि देयर विल बी ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2 एंड ईएमएफ लीड द करंट बाय फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2। यहां कैपेसिटर के केस में हमने देखा कि यहां पे फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, 90 डिग्री का आ रहा है, और करंट यहां लीड कर रहा है, ईएमएफ लैग्स बिहाइंड हमारे पास है। ओके, ठीक है यहां तक। चलो अब चलते हैं भाई नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ये था हमारा कैपेसिटर ओनली। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएंगे उनमें हम दो कंपोनेंट को एक साथ लेके चलेंगे, रेजिस्टेंस को कैपेसिटर के साथ लेके चलेंगे और रेजिस्टेंस को इंडक्टर के साथ लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये दो अलग नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास आते हैं, एंड द रेजिस्टेंस कनेक्टेड विद द कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस कनेक्टेड विद द इंडक्टर। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भाई एसी सर्किट विद रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर इन सीरीज। रेजिस्टेंस और इंडक्टर अगर सीरीज में होते हैं तो उस केस में कितना तो टोटल रेजिस्टेंस अराइज होगा, कितना फेज डिफरेंस होगा, कौन लीड करेगा, कौन लैग्स बिहाइंड होगा, ये चीज हमें पता करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हमने कंसीडर कर दिया कि लेट अस कंसीडर वी हैव अ रेजिस्टेंस R and inductor having the inductance L are connected in series along with a AC source whose EMF at any instant of time t is EMF is equal to E naught sin omega t. The EMF is this, E is equal to E naught sin omega t. Okay, हो गया भाई, ये आ गया हमारे पास सर्किट में कंसीडर कर लिया। Now let us consider due to this voltage the potential drop across the resistance is VR and the potential drop across the inductor is VL, ठीक है। Now let this is the direction of the current flowing through the resistance and in inductor, क्योंकि both are in series, दोनों सीरीज में है इसलिए दोनों में सेम करंट जाएगा भाई, जाएगा ना सेम करंट, और सेम करंट जाएगा तो करंट की डायरेक्शन भी सेम होगी। यहां पर भी वही करंट की डायरेक्शन है और यहां पर भी वही करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन दोनों में एक जैसी जाएगी, करंट भी दोनों में एक जैसा जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं भाई फेज डिफरेंस के बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, तो पहला केस मैं ले रहा हूं भाई रेजिस्टेंस का पहला केस मैं लेके चल रहा हूं। फर्स्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं पहले,
कि रेजिस्टेंस के केस में जो फेज डिफरेंस हमारे पास आएगा बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इज जीरो, होता है ना जीरो। इसलिए करंट एंड वोल्टेज हैव द सेम फेज, दोनों एक ही फेज में रहेंगे और दोनों के बीच में जीरो का एंगल बनेगा। इसलिए मैं कह दूं कि करंट और वोल्टेज ये है दोनों, ये हो गया करंट, मैक्सिमम करंट आई नॉट हो गया, ये आ जाएगा आपके पास वी नॉट आर। वी नॉट आर रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है। वी नॉट, ऊपर नॉट है तो मैक्सिमम वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिंपली वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। चलो अगर बात करता हूं भाई इंडक्टर की, तो इंडक्टर के अंदर करंट और वोल्टेज के बीच में एक फेज डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस आता है 90 डिग्री का। एंड इन केस ऑफ इंडक्टर ईएमएफ ऑलवेज लीड द करंट बाय ए फेज डिफरेंस ऑफ π/2। इसलिए जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा अक्रॉस द इंडक्टर वो इस करंट के साथ 90 का एंगल बनाएगा और इससे आगे रहेगा। इससे आगे होगा तो भाई यहां बन जाएगा ना, ये आपके पास हो जाएगी कंप्लीट लेंथ, VL को रिप्रेजेंट करेगा। मैक्सिमम वोल्टेज अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगी मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर, V ऊपर 0 और यहां L, V नॉट L और V नॉट R, ठीक है। अब देखो इस डायग्राम को और इस डायग्राम को जब मिक्स करके बनाते हैं तो हमारे पास यहां क्या बन जाएगा, एक फेजर डायग्राम आ जाएगा। साथ में देखो थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं इसे, तो V नॉट R जो हमारे पास बनेगा क्या चीज, V नॉट R, दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, दिस मस्ट बी इक्वल टू I नॉट इंटू R, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एज वी नो दैट V इज इक्वल टू I इंटू R के बराबर होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज मस्ट बी इक्वल टू I नॉट इंटू R। इधर से मैक्सिमम वैल्यू कितनी बनेगी इसकी, अगर इंडक्टर की बात करते हैं तो इंडक्टर की जो मैक्सिमम वैल्यू बनेगी अक्रॉस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द voltage across the inductor is equal to I naught into XC, sorry XL, इसके बराबर आएगा। XL क्या है, XL be the very good reactance, कौन सा, इंडक्टिव रिएक्टेंस ये बन जाएगी, ठीक है दोनों, वेरी गुड। अगर सिंपली आपको VR की वैल्यू कोई पूछे तो क्या होगा, अगर कहें कि VR की वैल्यू बताओ भाई, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू I इंटू R, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर ये कितना होगा, दैट इज I इंटू XL, ठीक है। यहां तक वेरी गुड। नाउ फेजर डायग्राम, अब फेजर डायग्राम की बात करते हैं भाई, यहां से उठाया मैंने फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम जब यहां से बनाएंगे, इसको और इसको मिक्स कर दो, मिक्स करेंगे तो क्या किया हमने कुछ इस तरीके से बना दिया भाई, लेट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है, हमने लेट किया है, लेट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, मैक्सिमम लेंथ I नॉट को ये रिप्रेजेंट करते हैं, हो गया, डायरेक्शन ऑफ करंट आ गया हमारे पास, ठीक है। साथ में हमें क्या करना है, वोल्टेज VR को भी रिप्रेजेंट करना है, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस इसे रिप्रेजेंट करना है। एज वी नो दैट करंट और वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस एक ही फेज में होती है, रेजिस्टेंस के केस में करंट और वोल्टेज एक ही फेज में होता है, इसलिए क्या करें, इसी डायरेक्शन में ही VR भी मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, हो गया, वेरी गुड। अब देखो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर करंट के साथ 90 का एंगल बनाता है, करंट के साथ कितना एंगल बनाता है, 90 का, तो करंट के साथ 90 का एंगल बना दो, बन गया। ये जो लेंथ हमारे पास आएगी ये रिप्रेजेंट करेगी वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर को, कंप्लीट लेंथ जो है वो V नॉट L को रिप्रेजेंट करेगी वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, V नॉट L हो गया। ये एंगल कितना हुआ, यहां से और यहां तक ये एंगल बना भाई आपके पास 90 डिग्री का, बन गया 90 डिग्री, वेरी गुड। अब आपके पास दो वोल्टेज होगी भाई और इन दोनों वोल्टेज का रिजल्टेंट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। अब देखो हम ये मान के होता तो ये है कि वोल्टेज और ईएमएफ इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो डायरेक्ट ऐड कर दो, हो गया, रिजल्टेंट तो वही आएगा क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन नाउ दिस टाइम वी आर टेकिंग दीज क्वांटिटीज एज ए रोटेटिंग वेक्टर, हम इन क्वांटिटीज को कैसा बिहेव करवा रहे, एक रोटेटिंग वेक्टर की तरह बिहेव करवा रहे। अगर ये वेक्टर है तो फिर वेक्टर रूल का यूज करना पड़ेगा ना, क्योंकि फिलहाल जो हम लेके चल रहे हैं इन क्वांटिटीज को वो एक रोटेटिंग वेक्टर की तरह बिहेव करवा रहे हैं, इसलिए हम यहां वेक्टर एडिशन रूल यूज करेंगे एंड फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वोल्टेजेस,
applied EMF, that is the total EMF of the circuit, and total EMF at any instant of time is epsilon and its peak value is epsilon naught. इसलिए मैंने peak value जो है epsilon naught कर दिया। अब देखो जो peak value है हमारे पास epsilon naught, या मैं कहूँ कि this is the EMF at any instant of time t, make an angle omega t with the x-axis। तो ये जो रिजल्टेंट आया है, this resultant make an angle omega t with the x axis, क्योंकि ये जो रिजल्टेंट हमारे पास आया है, दिस रिजल्टेंट इज इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज। इससे ज्यादा तो हम दे ही नहीं रहे, तो इसके पास आप कहां से करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो वोल्टेज हमारे पास आई है, जो रिजल्टेंट हमारे पास आए दोनों वोल्टेजेस का, वो वोल्टेज किसके बराबर होगी, अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगी। तो यहां पर जो रिजल्टेंट आया है, दिस रिजल्टेंट मस्ट बी इक्वल टू दिस एप्सिलॉन एंड व्हिच मेक एन एंगल ओमेगा टी विद द एक्स एक्सिस। इसलिए मैंने कह दिया कि ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा आपके पास ओमेगा टी का, ठीक है। यहां पे एनी डाउट? चलो अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको पता ही है, दैट total EMF is equal to first vector its square VR plus second vector VL its square plus 2 into first vector into second vector into cos here is 90 and under the, as you know that cos 90, क्या ये cos 90 तो जीरो होता है, हटा दो उसे, हट जाएगा, ये बचेगा बस आपके पास। ये आ जाएगा आपके पास टोटल EMF इज इक्वल टू, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट EMF इज इक्वल टू दिस, इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी दैट VR इट्स स्क्वायर प्लस VL इट्स स्क्वायर अंडर द रूट। अगर पीक वैल्यू की बात करते हैं, यहाँ पे किसकी वैल्यू की बात करते हैं, पीक वैल्यू की। अगर पीक वैल्यू की बात करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं, तो यहाँ एप्सिलॉन नोट हो जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा, नोट की टर्म में आ जाएगा, ठीक है, ये भी क्या आ जाएगा, नोट की टर्म में आएगा, ये भी नोट की टर्म में आएगा, ये भी मैक्सिमम वैल्यू बनेगी, ये भी मैक्सिमम वैल्यू बनेगी, और इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम EMF की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम EMF इज इक्वल टू, इसकी जगह देखो वैल्यू रख सकता हूं, ये I नॉट इंटू आर, और इस VL की जगह वैल्यू रख सकते हैं I नॉट इंटू एक्सएल, वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगा भाई, I नॉट इंटू आर प्लस XL इट्स स्क्वायर अंडर द रूट। क्या क्या पता चला, क्योंकि करंट दोनों में है और दोनों का स्क्वायर भी हो रहा है, तो करंट को मैंने बाहर ही रख लिया, ठीक है। मैक्सिमम करंट क्या हुआ, ये आ गया, मैक्सिमम करंट I नॉट इज इक्वल टू, मैक्सिमम करंट I नॉट मल्टीप्लाई दिस टर्म इज इक्वल टू टोटल EMF, ठीक है। करंट I की वैल्यू निकाल दो, I नॉट इज इक्वल टू किसके बराबर हुआ, एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL इट्स स्क्वायर। अब यहां से देखो, यहां से इस रिलेशन से करंट इज इक्वल टू EMF डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, तो ये क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए फिर, तो ये टोटल रेजिस्टेंस आना चाहिए हमारे पास। दिस मस्ट बी द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस RL सर्किट। जो RL सर्किट बन रहा था, इसका टोटल रेजिस्टेंस ये बनेगा हमारे पास। लेकिन इसको मैं रेजिस्टेंस नहीं बोल सकता, क्योंकि ये खाली रेजिस्टेंस थोड़ी है, ये तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों मिक्स हो रहे हैं, है ना। अकेला अगर रेजिस्टेंस होता तो हम इसे टोटल रेजिस्टेंस का नाम दे देते, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कह देते, लेकिन यहां मैं रेजिस्टेंस ना कह के इसका एक नया नाम दूंगा, इसका नया नाम होगा इंपीडेंस। क्या होगा, इंपीडेंस, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जेड से हम इसे रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। तो इंपीडेंस क्या आएगा आपके पास, दैट इंपीडेंस इज, इंपीडेंस आ गया आपके पास, इंपीडेंस जेड is equal to under the root R square plus XL its square. This is the effective resistance or the impedance of this RL circuit. आ गया impedance, very good. ये impedance हमारे पास हो गई, मैक्सिमम वैल्यू की करंट भी आ गई, impedance भी हमें यहां से पता चल गया है, ठीक है भाई, राइट। अब बात आती है करंट की एक्सप्रेशन की, कि करंट यहां पे किस एक्सप्रेशन में आप उसे लिखोगे, करंट के लिए इक्वेशन क्या बनेगी। तो यहां से देखो करंट जो है, इस डायग्राम से देखो करंट, ठीक है। अगर हम इस एंगल को फाई का नाम दे देते हैं, इस एंगल को क्या नाम दे दिया मैंने, फाई, या मैं ये कह देता हूं भाई इन बिटवीन द करंट एंड नेट EMF, दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस आ गया, फाई। अगर ये एंगल यहां से यहां तक फाई है, तो ये एंगल कितना बनेगा,
इसको कहते हैं ओमेगा टी में से फाई माइनस कर दिया, यानी कि ओमेगा टी माइनस ऑफ फाई। तो करंट के लिए एक्सप्रेशन अगर लिखनी पड़ जाए, करंट के लिए इक्वेशन पूछते हैं, तो इक्वेशन आपके पास बन जाएगी करंट I इज इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन। अब साइन के साथ जो एंगल आता है वो एंगल वो होता है जो करंट एक्स एक्सिस के साथ बनाता है। करंट जो था वो ये था और एक्स एक्सिस ये है, दोनों के बीच में ये एंगल बन रहा है और ये एंगल कितना था ओमेगा टी माइनस फाइव। यहां आ जाएगा ओमेगा टी माइनस ऑफ फाइव। ठीक है, हो गया, वेरी गुड। ईएमएफ था हमारे पास कितना, ईएमएफ था हमारे पास E इज इक्वल टू एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t, ईएमएफ की वैल्यू आपके पास थी दैट ईएमएफ इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा t। अब इसको और इसको कंपेयर करो और बताओ फेज डिफरेंस कितना है, इसे और इससे कंपेयर करो। कंपेयर करेंगे तो दोनों में फेज डिफरेंस हमें पता चल जाएगा कितना होगा। द फेज डिफरेंस इज 5। ठीक है, विच वन लीड, आगे कौन है, ईएमएफ, ईएमएफ आगे क्योंकि ये एंगल बड़ा है, एंगल छोटा है। ठीक है, तो ईएमएफ लीड द करंट बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ 5। यहां से हमारे पास 5 का फेज डिफरेंस बनता है। 5 इज द आर्बिट्रेरी एंगल व्हिच इज लेस देन 90, ये याद रखें। ठीक है, एनी आर्बिट्रेरी एंगल कोई भी हो सकता है बट लेस देन 90 रखेगा हमारे पास। ओके, तो यहां से हमारे मिल गया भाई करंट और ईएमएफ में करंट लेग्स बिहाइंड होता है, ईएमएफ लीड करती है, फेज डिफरेंस 5 के बराबर होता है। अब इस 5 की वैल्यू हमें चाहिए, क्या चाहिए, 5 की वैल्यू चाहिए। तो 5 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल O, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया A, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने B। ट्रायंगल OAB के अंदर देखो जितनी ये लेंथ होगी VL0, ये भी उतना ही होगा। ये कितना था VR0, ये VL0, ये एंगल, यहां एंगल 90 डिग्री। एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल OAB। इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan phi की वैल्यू निकाल दो। As you know that tan phi is equal to perpendicular upon base। परपेंडिकुलर ये बन रहा था, बेस ये बन रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर आपके पास है VL0 और बेस आपके पास है V0, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। ठीक है, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ए बी जो आपके पास था वो था VL के बराबर और ये आपके पास है VR, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस। पुट द वैल्यू V0L, इसकी वैल्यू हमने निकाली थी, ये आया था आपके पास I0XL और ये वैल्यू आई थी I0 into R। I0 से I0 कैंसिल, tan phi की वैल्यू आ गई, tan phi is equal to XL divided by R। This is the value of tan phi। phi की वैल्यू निकाल दो, phi is equal to tan inverse XL divided by R। इस तरीके से आप फेज डिफरेंस की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। कितना फेज डिफरेंस होगा, tan इनवर्स XL by R कर देंगे, फेज डिफरेंस भी हमें पता चल जाएगा। ओके, तो ये था भाई हमारे पास एक ऐसा सर्किट जिसमें R और L सीरीज में कनेक्ट होते हैं। तो उस केस में देखा हमने फेज डिफरेंस कितना है, फाई का कौन लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, नो सॉरी ईएमएफ लीड कर रहा है, करंट लेग्स बिहाइंड यहां पर है और होना भी चाहिए था। अगर एक बार दिमाग से सोच के देखो तो होना भी यही चाहिए था। अगर हम कॉम्बिनेशन देखते, मैंने सीरीज डायग्राम बनाया था, तो एक रेजिस्टेंस था और एक इंडक्टर था। इंडक्टर के केस में कौन लीड कर रहा था, ईएमएफ लीड कर रही थी और इन दोनों के कॉम्बिनेशन में भी कौन लीड कर रहा है, ईएमएफ ही लीड कर रही है, लेकिन फेज एंगल बदल गया है। अकेला इंडक्टर के केस में 90 का एंगल था, लेकिन कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, एंगल लेस देन 90 हो गया। अभी भी लीड तो ईएमएफ ही कर रहा है। ठीक है, चलो, तो ये था भाई हमारे पास आज इस वीडियो में, बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट आर्टिकल के साथ फिर से आपके सामने होंगे। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। ओके, हैव ए नाइस डे।